जय हिंद। नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जनरल साइंस के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप हर एग्ज़ाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। जब तक आपको लक्ष्य मिल नहीं जाता तब तक आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, संघर्ष करते रहिए, लड़ते रहिए, खड़े रहिए मैदान जंग पर एक वृक्ष की तरह अटल। अपने सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करिए। अब देखिए पहला प्रश्न। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। तो ध्वनि का वेग अधिक होता है इस्पात में। ध्यान रखना, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? इस्पात में। ध्वनि का वेग ठोस, द्रव और गैस सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ध्वनि के वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस। तो ठोस स्टील है, इसलिए सबसे अधिक हो जाएगा इस्पात में। इस ठोस के बाद द्रव में होता है, द्रव के बाद गैस में होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक पूछा जाए तो ठोस में, और सबसे कम पूछा जाए तो गैस में बताएंगे। इसका चौथा विकल्प डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? कौन सा वह कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली तथा केला में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, पाया जाता है। तो उसका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, देखिए निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत संतरा है, सेब है, गाजर है, आंवला है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। आंवला सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का। फिर इसके बाद खट्टे रसीले फल होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्बी हो गया, टमाटर हो गया। ये सब जितने खट्टे रसीले फल होते हैं सब में विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान रखना। आंवला एक ऐसा विटामिन है सी जो उबाल देने के बाद भी नष्ट नहीं होता। आंवले में ध्यान रखना, विटामिन जो सी होता है आंवले को अगर उबाल दिया जाए तो नष्ट नहीं होता। तो सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कारबिक अम्ल। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखिए। और विटामिन सी जो जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? बी और सी होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी और सी होते हैं, ध्यान रखना। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कारबिक अम्ल, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? आंवले में। अगला है, ग्रेफीन होती है, यानी ग्रेफीन होता क्या है? तो ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, ध्यान रखना। ग्रेफीन होता है क्या? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कास्मिक किरण का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का, पराध्वनिक तरंग का। तो ध्यान रखिएगा, इन चारों में से प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में भी चल सकता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इन चारों में से प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है, ध्यान रखना। ठीक है। प्रकाश का वेग कायम चल सकता है, निर्वात में गमन कर सकता है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश निर्वात में से होकर गुजर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, चांदी है, सीसा है। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता
चालक और अचालक के बीच होती है वो अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कौन सा हो गया, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो इसमें जर्मेनियम दिया नहीं, सिलिकॉन दिया, तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। अर्धचालक कौन है, सिलिकॉन। ध्यान रखना, अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अर्धचालक होते हैं। ठीक। अगला है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। वाटसन और क्रिक ने द्विकुंडली संरचना के बारे में बताया था और संरचना बनाई थी। ध्यान रखना, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा बनाई गई थी, वाटसन और क्रिक। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक ने। अगला है मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर क्या का बना होता है। तो मोबाइल चार्जर जो होता है एक अपचयी ट्रांसफार्मर होता है। ध्यान रखना, मोबाइल चार्जर क्या होता है, एक अपचयी ट्रांसफार्मर का बना होता है। मोबाइल चार्जर में अपचयी ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसका काम होता है वोल्टेज को कम करना। ठीक है, तो मोबाइल चार्जर में एक अपचयी ट्रांसफार्मर लगा होता है जो वोल्टेज को कम करता है। तो अपचयी ट्रांसफार्मर का काम का होता है वोल्टेज को कम करना। तो जो मोबाइल चार्ज करने वाले चार्जर होते हैं उसमें एक अपचयी ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसका काम होता है वोल्टेज को कम करना। तो इसका चौथा विकल्प यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों। क्या कारण है कि कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो हीरा, कटा हुआ हीरा चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और ये भी पूछा जाता है कि कटा हुआ हीरा कितने अंश के कोण पर चमकता है। तो 24 अंश के कोण पर चमकता है। ध्यान रखना, 24 डिग्री का जब कोण बनता है तब चमकता है। तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, उसका मेन कारण होता है पूर्णांतरिक परावर्तन। किसका, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो बैकेलाइट, रेशम, लैक्सॉन, केवलार। तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो आपका जो रेशम होता है ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। ऊन, रेशम, सेलुलोज, ये सभी और चमड़ा, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। ऊन है, रेशम है, सेलुलोज है, चमड़ा है, ये सभी प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला है एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो जो एलपीजी गैस होती है, खाना बनाने वाली गैस, उसमें जब गैस रिसाव होता है, गैस निकलने लगती है, तो उसकी पहचान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ध्यान रखना, डी विकल्प सही हो जाएगा, एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या इसी को बोला जाता है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। और इसमें किसका मिश्रण होता है, तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। किसका, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ध्यान रखना, हमेशा पूछा जाता है कि जो खाना बनाने वाली गैस होती है उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो ब्यूटेन की होती है। किसकी, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, मिश्रण होता है, प्रोपेन। ठीक है, तो एलपीजी में दुर्गंध पता लगाने के लिए क्या मिला होता है, एथाइल मरकैप्टन मिला होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिए। अगला है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते, हिरण, गीदड़, घोड़ा, जेब्रा। तो हिरण में नाखून पाए जाते हैं, हिरण में, जेब्रा में पाए जाते हैं, घोड़ा में पाए जाते हैं, लेकिन गीदड़ में नहीं पाए जाते। गीदड़ के पैर गद्दीदार और नाखून युक्त होते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें खुर नहीं पाए जाते, इसमें गीदड़ में नाखून पाए जाते हैं। ये
कुत्ता प्रजाति का होता है, ध्यान रखना। गीदड़ क्या होता है? कुत्ता प्रजाति का होता है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं, ध्यान रखना। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण फल मीठे होते हैं, तो इन्हें फल शर्करा भी कहा जाता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है, तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हार्मोन के नाम दिए, दूसरी तरफ कार्य दिया उनका हार्मोन का। तो देखिए, पहला हार्मोन से इंसुलिन। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। इंसुलिन जो है शरीर में जो ब्लड होता है उसमें रक्त शर्करा को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। अगला है मेलाटोनिन। ये निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन का काम होता है निद्रा का नियंत्रण करना, निद्रा का मतलब होता है नींद को नियंत्रण करना। अगला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन पाया जाता है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण से, ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, यानी कि जो पशु होते हैं जो दूध नहीं देते हैं तो उनके ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है स्तन ग्रंथि से दूध का, ये भी सही है, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण के लिए लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन आता है, जो दुधारू जानवर होते हैं उनके लगाया जाता है दूध निकालने के लिए, ऑक्सीटोसिन का, ध्यान रखना। अगला है गैस्ट्रेन, रक्तचाप का नियमन। तो गैस्ट्रेन ये जो है रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, यह एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। गैस्ट्रेन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ध्यान रखना। तो गैस्ट्रेन क्या होता है? एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। कौन? पेप्टाइड हार्मोन होता है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो इसका कौन सा? डी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय और नेत्र। तो मस्तिष्क एक ऐसा भाग है जिसमें अगर सुई चुभो दी जाए तो वह दर्द महसूस नहीं करेगा, उसमें दर्द का अनुभव नहीं होता। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए वहां दर्द का अनुभव नहीं होता। तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? मस्तिष्क हो जाएगा सही। अगला है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का मस्तिष्क शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखना। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। किसका? चींटी का। चींटी का मस्तिष्क बड़ा होता है शरीर के अनुपात में, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्धनता। तो रतौंधी जो है आनुवंशिक रोग नहीं है, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये विटामिन की कमी से होता है, ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और रंजकहीनता जो है ये एक आनुवंशिक रोग है, इसमें त्वचा, बालों तथा आँखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, जिसके कारण हो जाता है ये रोग, ठीक है। वर्धनता की कमी से मनुष्य लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। यदि वर्धनता की बीमारी है आँखों से संबंधित होता है तो वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, यानी कि विभेद नहीं कर पाता। हीमोफीलिया क्या होता है? यदि कोई धारदार औजार जैसे चाकू वगैरह लग जाता है कहीं तो ब्लड का बहना बंद नहीं होता, तो जब ब्लड का बंद होना नहीं बंद होता तो वो हीमोफीलिया नामक रोग से होता है, ठीक है। जब कोई औजार लगता है तो ब्लड बहता रहता है लगातार, तो उसका बहने का कारण होता है हीमोफीलिया, ठीक है। तो हमारा रतौंधी जो है विकल्प ए सही हो जाएगा, ये आनुवंशिक रोग नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन 12 प्रति आरक्ता कारक है, कहते हैं, बिल्कुल सही है। विटामिन 12 को प्रति आरक्ता कारक कहा जाता है। विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक कहा जाता है, विटामिन सी को प्रति स्कर्वी कारक कहा जाता है। विटामिन डी
बंधारोधी कारक ये नहीं कहा जाता, विटामिन ई को कहा जाता है बंधारोधी कारक। ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है। अगला विटामिन के। विटामिन के को प्रति रक्तस्रावी कारक कहा जाता है, ये सही है। विटामिन के को प्रति रक्तस्रावी कारक कहा जाता है, ये सही है। तो ये विटामिन हमारा डी जो है बंधारोधी नहीं, विटामिन ई होता है। विटामिन ई को बंधारोधी कारक कहा जाता है। तो सी विकल्प सुमेलित नहीं है, सी गलत हो जाएगा इसका, यानी सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सी विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो को सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही मिलान करिए। सूची एक में उत्पाद दिया गया है, सूची दो में स्रोत दिया गया है। तो अफीम किससे प्राप्त होती है? तो अफीम को क्या बोलते हैं? अफीम में क्या है? फल है। तो एक का तीसरा हो जाएगा। हींग क्या है? एक जड़ है, ध्यान रखना। कोरैन क्या है? एक छाल है। रबर क्या है? तना है, ध्यान रखना। तो अफीम फल है, हींग जड़ है, कोरैन छाल है, रबर क्या है? रबर एक तना है। तो पहले का तीसरा, इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अफीम एक फल है, हींग जड़ है, रबर तना है, कोरैन एक छाल है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। होता क्या है? थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है। तो जब शरीर में आयोडीन तत्व की कमी हो जाती है, तो आयोडीन तत्व की कमी हो जाने के कारण थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। जब थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है तो घेंघा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि का बढ़ना ही क्या होता है? घेंघा रोग होता है। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये वसा का पाचन प्रभावित करता है। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। होता क्या है कि जो लीवर होता है, यकृत, उससे पित्तरस निकलता है। पित्तरस पित्ताशय की थैली में क्या होता है? जमा होता रहता है। और तो संघनन के कारण क्या होता है? पित्तरस जो पत्थर का रूप ले लेता है, जिसे पथरी कहते हैं। तो ये पथरी वसा के पाचन को रोकती है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद साथियों। कह रहा, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? एक जो रोगी होता है, जो दांतों का परीक्षण किया जाता है, दांतों को देखा जाता है, तो उसके लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए प्रयुक्त दर्पण है। अवतल है, उत्तल है, समतल है, बेलनाकार है। तो कौन सा है? अवतल। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दांतों को देखने के लिए, दांतों की जांच करने के लिए कि दांतों में कीड़ा लगा है, कोई इन्फेक्शन है, जख्म है, क्या है। तो अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण का मेन काम होता है किसी छोटी वस्तु को बड़ा साइज में दिखाना, छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाई देना। ठीक है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका। अगला है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? औरक्त का या पराबैंगनी का, दृश्य का, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो पराबैंगनी किरणों का नहीं विनीता, पराबैंगनी किरणों का प्रयोग नहीं किया जाता। औरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, औरक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल होता है उसमें औरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। औरक्त तरंगों का काम होता है दूर से ही आदेश देना, यानी कि जैसे हम यहाँ पर दूर बैठे हैं, मान लो 5 मीटर की दूरी या 2 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से हम क्या, रिमोट अगर दबाते हैं सिग्नल, तो यहाँ से औरक्त तरंगें पहुँच जाती हैं और वो चेंज कर देता है। ठीक है, चैनल बदल जाता है, ये जो भी स्थिति बदलते हैं। तो रिमोट कंट्रोल में जो औरक्त तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, उनका काम होता है क्या करना? उसको चेंज करना, यानी बदलना। तो औरक्त तरंगों को उपयोग किया जाता है, दूर से ही आदेश देने का काम करता है और वो चेंज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक क्रियाओं की दर कम करके,
एंजाइम क्रिया नष्ट करके या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो इनमें से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो जीवाणु को मारकर नहीं संगीता, ये जीवाणु को मारता नहीं है, ये जीवाणुओं की संख्या को कम कर देता है। प्रशीतन का काम होता है कि जो खाद्य पदार्थ खाने वाली जैसे साग सब्जियां हैं, ठीक है, या कोई ऐसे पदार्थ हैं तो उनको फ्रिज में रखा जाता है, क्योंकि फ्रिज क्या करता है, जीवाणु की गति को कम कर देता है। ठीक है, जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनकी दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, उनकी दर को क्या बढ़ने नहीं देता। तो जीवों की वृद्धि की गति को क्या कर देता है, सीमित। तो ये सही हो जाएगा, जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को क्या करता है, कम। तो बी विकल्प सही हो जाएगा, इसका बी विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। यानी कि कितनी डेसिबल की ध्वनि अधिक खतरनाक होती है, वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। 30 डेसिबल, डीबी का मतलब होता है डेसिबल। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं, इसका मात्रक यूनिट होता है इकाई। 40 डेसिबल, 60 डेसिबल और 80 डेसिबल। तो ध्यान रखना 80 डेसिबल या इससे अधिक ध्वनि क्या होती है, अधिक खतरनाक मानी जाती है, ये प्रदूषण करती है। इससे समान मनुष्य व्यक्ति क्या होता है, बहरा हो सकता है, कान का पर्दा फट सकता है। तो अधिक खतरनाक कितनी डेसिबल होती है, 80 डेसिबल। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखना डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, या किस गैस का प्रयोग काम में लाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, या कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में से बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। पानी को शुद्ध करने के लिए, यानी कि पीने वाला जो पानी होता है तो उसको शुद्ध बनाना है, ठीक है, बैक्टीरिया रहित बनाना है, तो कौन सी गैस मिलाते हैं उसमें, तो क्या मिलाते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं। ध्यान रखना Cl2 क्या मिलाते हैं, Cl2 क्लोरीन। तो इसका वी विकल्प राइट हो जाएगा। कौन सा, वी विकल्प राइट हो जाएगा। पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाते हैं, क्लोरीन, Cl2। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित रोगों में कौन सा टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता, यानी कि फैलता नहीं है। पीत ज्वर, या डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो इनमें से कौन सा है जो टाइगर मच्छर द्वारा नहीं संचालित होता। तो पीत ज्वर होता है टाइगर मच्छर द्वारा, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, लेकिन यह डी विकल्प सही हो जाएगा इसका, जापानी एन्सेफेलाइटिस ये नहीं टाइगर मच्छर द्वारा फैलता, ध्यान रखना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ किसके द्वारा, वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद द्वारा। तो इन चारों में से किसके द्वारा किया जाता है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा, वृक्षों द्वारा, कवक द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, फफूंद द्वारा। तो ये बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। तो जीवाणु क्या करते हैं, और रक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ग्रीन मफलर, ठीक है, तो ग्रीन मफलर क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। तो ये रक्त विकिरण को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ध्यान रखना। तो बैक्टीरिया द्वारा करते हैं। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर होगा इसका। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर यदि एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है, यानी कि पूरा बॉडी, पूरा शरीर देखना है, तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो समतल दर्पण की न्यूनतम दूरी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आधी दूरी होनी चाहिए, व्यक्ति से कितनी होनी चाहिए, आधी दूरी। अगर व्यक्ति 10 सेंटीमीटर का है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि 5 होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर ये नहीं होगा। अगला है
व्यक्ति को चाय की आधी और व्यक्ति को चाय के 1/4, ये नहीं होगा। व्यक्ति को चाय की दुगनी, ये भी नहीं होगा। ये बी विकल्प राइट हो जाएगा इसका, वी राइट आंसर आएगा। व्यक्ति को चाय की आधी होनी चाहिए। ठीक है, यदि अगर व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण की आधी दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आधी। ऊंचाई या दूरी कहे तो आधी कहेंगे, ध्यान रखना। तो वी विकल्प सही हो जाएगा, वी राइट आंसर आ जाएगा। अगला है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकते हैं। तो ध्वनि तरंगे किस में नहीं चलती? ठोस में, द्रवों में, गैसों में। तो ध्वनि तरंगे किस में गमन नहीं कर सकती हैं? तो ध्यान रखना, निर्वात में गमन नहीं कर सकती। कौन सा? डी विकल्प सही हो जाएगा इसका, डी राइट आंसर। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती या गमन नहीं कर सकती किस में? निर्वात में नहीं कर सकती। ध्वनि द्रवों में कर सकती हैं, ठोस में कर सकती हैं, गैसों में। ध्वनि तरंगों की सबसे अधिक चाल किस में होती है? ठोसों में पूछा जाता है, ध्यान रखना। ध्वनि तरंगों की अधिकतम चाल किस में होती है? ठोस में। सबसे कम होती है गैस में, ध्यान रखना। सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम होती है गैसों में, ध्यान रखना। और पूछ रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकते हैं या गमन नहीं कर सकती, तो निर्वात में नहीं गमन कर सकते, ध्यान रखना। प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर सकता है, चल सकता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगला है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनामा, एक लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो ध्यान रखना, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। क्या होता है? सौर सेल होता है, ध्यान रखना। अंतरिक्षयान, कृत्रिम उपग्रह, ध्यान रखना, अंतरिक्षयान और कृत्रिम उपग्रह में जो सौर सेल होता है, तो सौर सेल से जो पैनल बनाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं, ध्यान रखना। तो या अंतरिक्षयान और कृत्रिम उपग्रह में किसका प्रयोग किया जाता है? सौर सेल का। सौर सेल के पैनल बनाए जाते हैं, प्लेटें। तो ये सौर सेल काम करता है कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्षयान में, ध्यान रखना। विद्युत ऊर्जा के स्रोत का कार्य कौन करता है? सौर सेल। तो बी विकल्प राइट हो जाएगा इसका, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? इन चारों में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं, बताइए सब लोग। तो पहला है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन, और अगला है चौथा नाइट्रोक्लोरोफार्म। तो इन चारों में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? नहीं मंजो, ये ट्राइनाइट्रोटॉलुइन नहीं, ये तो विस्फोटक है। आपका वो कह रहा है कौन विस्फोटक नहीं है, प्रश्न को अच्छी तरह समझिए। तो इसका डी राइट आंसर होगा नाइट्रोक्लोरोफार्म। नाइट्रोक्लोरोफार्म का प्रयोग एक निश्चेतक के रूप में किया जाता है। जब कोई किसी रोगी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको बेहोश करने के लिए नाइट्रोक्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफार्म का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि निश्चेतक के रूप में, यानी कि बेहोशी करने में किया जाता है, ध्यान रखना। तो क्लोरोफार्म जो है निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, पूछा जाता है अधिकांश। तो रोगी को बेहोश करने के लिए नाइट्रोक्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। तो ट्राइनाइट्रोटॉलुइन ये आपका TNT ये विस्फोटक है, और डाइनाइट्रोग्लिसरीन ये ग्लिसरीन भी विस्फोटक होता है। साइक्लोट्राइमेथिलीन और ट्राइनाइट्रामीन ये विस्फोटक सभी हैं। ये तीनों क्या है? विस्फोटक। लेकिन नाइट्रोक्लोरोफार्म ये क्या है? निश्चेतक रूप में प्रयोग करता है बेहोश करने में रोगी को। तो डी विकल्प से हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानता पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बताइए? वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में पाया जाता है। बताओ, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो किस में होता है ज़्यादा? बच्चों में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, या नशा करने वालों में। तो ये संबंधित है छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में होता है, ध्यान रखना। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो छोटे बच्चों को प्रभावित करता है, ये छोटे बच्चों में होता है। तो ये सी विकल्प से हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा इसका। अगला है सूची 1 और सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही मिलान करिए। तो देखिए, सूची दे रखा फर्स्ट और सूची सेकंड। इसमें विटामिन के नाम है और इसमें तत्व दिए गए हैं, किसकी कमी से कौन क्या होता है। तो देखिए, इसमें लिखा है, पहला क्या लिखा है? विटामिन 12 लिखा है। तो विटामिन 12 बी की कमी से
क्या होता है, विटामिन 12 में क्या पाया जाता है, सॉरी, तो ये विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ए का संबंध बी हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लोहा आयरन होता है, तो बी का चौथा हो जाएगा। अब क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है और पीतल में तामा धातु पाया जाता है। तो विटामिन 12 का संबंध किससे है, दूसरे से, ए का दूसरे से, और हीमोग्लोबिन का बी का चौथा से, और सी का पहले से, और डी का तीसरा से। तो यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा, इसका पहला राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु Mg पाई जाती है, ध्यान रखना Mg, और पीतल में तामा धातु होती है, पीतल में तामा और जिंक का मिश्रण होता है। तो इसका ध्यान रखनी है, इसका पहला राइट यानी कि पहला आंसर सही हो जाएगा, इसका पहला विकल्प, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है स्लीप एपनिया, एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं, पहला है निद्रा में चलते हैं या बिना इस ज्ञान के कि वे क्या कर रहे हैं, निद्रा में आंखें आधी खुली होती हैं। अगला है निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। यह चौथा है निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। इन चारों में से क्या सही है बताइए। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर में श्वास बाधित होती रहती है, श्वास बाधित रुक जाती है। निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या होता है, श्वास बाधित होता रहता है, तो ये श्वास से संबंधित है, ध्यान रखना। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है, केवलार, लैक्सॉन, ग्रेफीन, स्पाइडर सिल्क। तो ध्यान रखिएगा इसमें से केवल ग्रेफीन जो है ये बना है कार्बन से, ये ग्रेफीन जो कार्बन का अपर रूप होता है। बाकी केवलार, लैक्सान, स्पाइडर सिल्क ये सभी फाइबर है, यानी कि प्लास्टिक वाले सामान है सभी, ठीक है, ध्यान रखना ये। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। स्कारबिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। माल्टोस ये भी माल्ट में पाया जाता है, ठीक है। अगला है एसिटिक अम्ल, दही, एसिटिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल, ठीक है, दही में नहीं पाया जाता। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो सी विकल्प इसका राइट हो जाएगा, ये सही नहीं है, ध्यान रखना। माल्टोस माल्ट में माल्टोस पाया जाता है, नींबू में स्कारबिक अम्ल पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी सब है खट्टे रसीले फलों में पाया जाता है, नींबू है, संतरा है, आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको तैयार करिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइए सब लोग। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से क्या पाया जाता है, मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। नहीं मधु, सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता है, नमक होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, ध्यान रखना है। कैल्शियम फास्फेट होता है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो लवण पूछ रहा है तो कैल्शियम फास्फेट, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक पाया जाता है, मनुष्य की हड्डियों में पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सी विकल्प इसका राइट हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।